नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास ये हमारी मूल विधि और भारतीय संविधान की 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 4 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के होते हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हर क्वेश्चन से आपको संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग किस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है भेजती है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 13 के अनुसार जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक जो है रिपोर्ट को भेजती है। और बता दें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग धारा 13 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, संसद को भेजती है। और राष्ट्रीय महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट केवल संसद के ही समूह जो है प्रस्तुत कर सकती है, इसके अलावा और किसी पर नहीं। तो किसमें भैया, संसद के समक्ष जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग प्रस्तुत कर सकती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। तो ये जो है धारा 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, धारा 3 में दहेज लेने व देने के बारे में प्रावधान को दर्शाया गया है। इस धारा के अंतर्गत दहेज लेने और देने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति को 15,000 रुपये जुर्माना या जितनी जो है दहेज में लियन या देन हुआ है उसके बराबर जो है जुर्माना किया जा सकता है। और इसमें जो है 5 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 में जो है दिया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार इसमें जो है नियम बना सकती है। और बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम धारा 17 के तहत इस अधिनियम को लागू किया गया था। किसके तहत भैया, धारा 17 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। और केंद्र सरकार इस अधिनियम में नियम बना सकती है और इस अधिनियम की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दहेज लेने एवं देने की किस विधि के अंतर्गत अपराध है। तो बताइए दोस्तों, दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जो है इसको अपराध माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है टोटल कितनी धाराएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है टोटल 17 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग को 31 जनवरी 1992 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। और इस अधिनियम में के धारा 3 में जो है इस अधिनियम के गठन का प्रावधान दिया गया है, तथा इसमें 5 अध्याय और 17 धाराएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा कितने अध्याय, 5 अध्याय और 17 जो है टोटल धाराएं इस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में जो है शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दहेज मृत्यु का उल्लेख किस में किया गया है। तो बताइए दोस्तों, दहेज मृत्यु का उल्लेख किस में किया गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दहेज मृत्यु का उल्लेख भारतीय दंड संहिता में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय दंड संहिता 1860 में दहेज मृत्यु का प्रावधान धारा 304 के बी में दिया गया है। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिसमें जो है किसी महिला की मृत्यु विवाह से के जो है 7 वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक चोट आदि कारणों से हो जाती है, तो उसे दहेज हत्या के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी महिला की 7 वर्ष विवाह के उसके 7 वर्ष के भीतर जो है अगर मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 के बी के तहत भारतीय दंड संहिता के उसे दहेज हत्या माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार आयोग से परामर्श कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 16 के अनुसार जो है केंद्र सरकार आयोग से जो है विचार परामर्श कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असमान परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु माना जाएगा। कितने वर्ष? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक की आयु विवाह के जो है 7 वर्ष तक अगर किसी महिला की किसी अकारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दहेज मृत्यु के अपराध में अन्वेषण कौन कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, दहेज मृत्यु के जो है अपराध में कौन जो है जानकारी अर्थात उसकी छानबीन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी जो है इसमें अन्वेषण अर्थात छानबीन कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में जो है इसको परिभाषित किया गया है दहेज को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने देने के लिए किया गया करार क्या होगा? तो किया गया करार शून्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर राष्ट्रपति ने कब हस्तांतरित किया था? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम में कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 मई 1961 को जो है राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम में हस्ताक्षर किए गए थे। और बता दें दहेज प्रतिषेध अधिनियम को जो है 20 मई 1961 में राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित किया गया था और इसे 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज लेने और देने पर जो है प्रतिबंध लगाना है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दहेज लेने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 6 माह का जो है कारावास हो सकता है। और बता दें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के का में दहेज के प्रति विज्ञापन पर रोक लगाती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने के लिए प्रसिद्ध करना। यह अधिनियम लिखित है। तो बताइए दोस्तों यह अधिनियम किस में लिखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अधिनियम जो है धारा 2 में लिखित है। ठीक है दोस्तों, और बता दें दहेज शब्द को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में जो है परिभाषित किया गया है
और इस धारा के अंतर्गत विवाह के समय या पूर्व में ऐसी कोई संपत्ति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ली गई हो या करार की गई हो, उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जो है अपराध माना जाएगा। किंतु यह नियम जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के समय दिया गया मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम समाज में एक प्रकार की प्रथा होती है मेहर देना, तो उसे जो है इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि इसमें जो है कौन नियम बना सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, या लास्ट कह रहा है ए व बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों जो है नियम बना सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है न्यायालय दहेज से संबंधित मामलों का संज्ञान लेता है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा लेता है। ऑप्शंस कह रहा है स्वयं की जानकारी पर, दूसरा कह रहा है पीड़ित व्यक्ति के परिवारवाद पर, तीसरा है पुलिस रिपोर्ट पर, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो न्यायालय जो है दहेज संबंधी मामलों की संज्ञान जो है सभी के सभी नियमों पर जो है करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वयं की जानकारी पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर और पुलिस रिपोर्ट पर, ये सभी के सभी पर जो है न्यायालय इसमें संज्ञान लेती है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तब दहेज प्राप्ति जो है संपत्ति मिलेगी। तो बताइए दोस्तों किसको जो है उसकी जो दहेज में संपत्ति दी गई है किसे प्राप्त होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यदि उसे संतान हो तो उसे जो है प्राप्त होगी। अगर उस महिला के कोई संतान होगी तो वो जो दहेज की संपत्ति है उसके पुत्र या पुत्री को मिलेगी। लेकिन अगर पुत्र या पुत्री अर्थात कोई संतान नहीं है तो महिला के माता पिता को दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुई है। तो बताइए दोस्तों यह जो है कब लागू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य था। तो बताइए दोस्तों अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा वेश्यावृत्ति का निवारण करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब लागू हुआ। तो यह जो है 30 सितंबर 1956 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में ये 3 बार पूछा गया है 3 शिफ्टों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम लागू है। तो बताइए दोस्तों अनैतिक व्यापार अधिनियम कहाँ पर लागू है। तो यह जो है संपूर्ण भारत पर लागू है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक स्थान में 200 मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति के निषेध की घोषणा कौन करता है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस उपायुक्त जो है इसकी घोषणा करता है। 200 मीटर के अंदर अगर वेश्यावृत्ति हो रहा है तो पुलिस उपायुक्त इसकी घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस अभिसमय के अनुसरण में लागू किया गया था। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क अभिसमय के समय पर जो है इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 न्यूयॉर्क अधिनियम 1950 के अनुसार अधिनियमित किया गया था।
इसको जो है 30 दिसंबर 1956 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना किस धारा में उल्लेखनीय है? तो बताइए दोस्तों, वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना किस धारा के अंतर्गत जो है उल्लेखनीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत जो है इसमें का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में वेश्यागृह परिभाषित है? तो बताइए दोस्तों, वेश्यागृह किस धारा के अंतर्गत अनैतिक व्यापार निवारण के जो है संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के का के अनुसार जो है यह परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं 26 नंबर से, और आज हम भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के शासन के से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका जो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो बताइए दोस्तों, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन चारों में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। यही जो है राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दी जो है राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने भैया? 4 जो है आवश्यक तत्व होते हैं। पहला आपका जनसंख्या, दूसरा आपका भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा जो है संप्रभुता। और इन चारों में जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो बताइए दोस्तों, संसदात्मक जो है सरकार किस देश में लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान की विशेषता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता है? संघात्मक सरकार, अध्याक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्याक्षात्मक सरकार। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और सभी जो है संघात्मक सरकार और संसदात्मक सरकार ये दोनों जो है भारतीय संविधान की विशेषता हैं, जबकि अध्याक्षात्मक सरकार यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक जो है सरकार का शासन प्रणाली का भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, अर्थात व्यवस्था की गई है। और बता दें, शासन प्रणाली 2 प्रकार की पद्धतियों पर निर्धारित है भारतीय संविधान के। पहला आपका संसदात्मक और दूसरा जो है अध्याक्षात्मक। ये दोनों के दोनों प्रणालियों पर भारतीय संविधान की शासन प्रणाली आधारित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार यही जो है भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो है यहाँ पर संसदीय पद्धति की जो है शासन प्रणाली चलती है, ना कि राष्ट्रपति पद्धति की शासन प्रणाली। ठीक है, इसीलिए ये जो गलत दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए जो है भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरे में जो है
संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के तीसरे में जो है ये संसदीय प्रणाली का जो है प्रावधान संविधान में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्य की शक्तियां निहित होती हैं। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्य की शक्तियां किस पर निहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर निहित होती हैं। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से सुशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? पारदर्शिता, कानून का नियम, जवाबदेही या लाल फीताशाही? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही, यही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। और तीनों आपके पारदर्शिता, कानून का नियम और जवाबदेही ये जो है सुशासन की विशेषता हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, यही जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। और बाकी तीनों जो है राजनीतिक, कल्याणकारी, साम्यवादी, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान का दर्शन है, जबकि समाजवादी यह आपका भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है? तो बताइए दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संविधान के में कैसा अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान से जो है इनको अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो बताइए दोस्तों यह कथन जो है किस की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है यह शब्द जो है व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो बताइए दोस्तों अध्यात्मात्मक सरकार का अर्थात शासन का उदय किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो है उदय हुआ था सबसे पहले। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में एक सदनात्मक प्रजातंत्र है, यही आपका सही दिया हुआ है। और बाकी तीनों जो है गलत हैं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। दूसरा है भारत में एक कुलीन तंत्र है, ये तो बिल्कुल गलत है। और अगला कह रहा भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन नंबर डी भारत में एक सदनात्मक जो है प्रजातंत्र है, यही आपका सही दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व निम्न में से है? तो बताइए दोस्तों अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत कौन सा है इन चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? तो बताइए दोस्तों भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु है? तो बताइए दोस्तों भारत की शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की जो है अंतर दोनों के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पहले आपका कथन दिया है, तो कह रहा है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ये आपका जो है
सही दिया है। दूसरा कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये आपका कारण जो है गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला आपका कथन सही है और कारण जो है गलत दिया हुआ है। भारत में संघीय राज्य तंत्र है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। तो बताइए दोस्तों, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर और लास्ट कह रहा ए व बी दोनों। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और जय नारायण प्रकाश के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा कहा गया था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.सी. व्हीयर के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढंग से ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान को संघात्मकता के ढंग से नहीं ढाला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी है। तो बताइए दोस्तों, भारत की जो है संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता की ओर जो है संघवाद की ओर खिसकी है किस सन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1980 के दशक में जो है यह जो है संघवाद की ओर खिसकी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया है। तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान अर्थात शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है किस वर्ष जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष जो है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में जो है अपनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था पहली बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र निम्न में से किसका प्रतीक है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है वो किसका प्रतीक है, समानता का, न्याय का, धर्म का या स्वतंत्रता का। तो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है चक्र न्याय का जो है प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के प्रैक्टिस सेट में यही आपके मोस्ट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 6 से लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।